अस्सलाम वालेकुम। वोल्टामेट्रिक में एक टेक्निक है हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री। आज के इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर जो चीज़ें निकलती हैं उनके एनालिसिस के लिए। सही, आपने पढ़ा होगा क्रोमेटोग्राफिक टैंक या कॉलम ये इस तरह का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉपर लगा होता है, यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी फेज़ मौजूद होती है, ऊपर से मोबाइल फेज़ नीचे की तरफ मूव करती है जिसके अंदर एनलाइट वगैरह होते हैं। यहाँ से जो हमारे पास मूव करके नीचे की तरफ हम इसको बीकर के अंदर भर लेते हैं। भरने के बाद हम इस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहला इसका क्या है एप्लीकेशन, डिटेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल स्पीशी, डिटेक्शन एंड डिटर्मिनेशन इसको हम यूज़ कर रहे हैं डिटेक्शन के लिए और डिटर्मिनेशन के लिए ऑफ केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशी जैसा कि हमारे पास है एज कोई भी हमारे पास केमिकल स्पीशी हो सकती है, जैसा क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ग्लूकोज। सही, ये कोई भी केमिकल हो सकता है जो कि आपका इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में नीचे की तरफ आ रहा होता है। सही, डिटेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल स्पीशी as they exit from chromatographic कॉलम्स जैसे ये क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में से बाहर आती हैं क्रोमेटोग्राफिक कॉलम्स और कंटिन्यूस फ्लो ऑपरेटर्स या फिर कोई ऐसी चीज़ जहाँ से लगातार कोई चीज़ बाहर आ रही होती है, उसकी डिटेक्शन के लिए भी हम इस प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका पहला इस्तेमाल है, पहला ही एप्लीकेशन है। तो इसके अलावा हम इसको ना ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए बायोलॉजिकल इंटरेस्ट वाली स्पीशी, मसलन कोई बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी इस तरह बायोलॉजिकल इंटरेस्ट वाली शय को डिटेक्शन करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है, ये हमारे पास नेक्स्ट है जी रूटीन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। रूटीन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की डिटर्मिनेशन के लिए इसके बाद एंड सर्टेन स्पीशी ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेस्ट एंड सर्टेन ऐसे केमिकल्स जो कि बायोलॉजिकल इंटरेस्ट में काम आ रहे हैं। सर्टेन स्पीशी ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेस्ट, इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम इसका काम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मसलन मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, बायोलॉजिकल इंटरेस्ट में कौन सी स्पीशी हो सकती है। देखो, आपने ना एक बात पढ़ी होगी कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो कैल्शियम हड्डियों में कितनी मिकदार में मौजूद होती है, इसकी डिटेक्शन के लिए देखो ये बायोलॉजिकल इंटरेस्ट है, बायोलॉजिकल लाइफ का रेलिवेंट होती है। सही है, और ये चीज़ बायोलॉजी यानी कि लाइफ के अंदर पाई जाती है। इसके डिटेक्शन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डिटेक्शन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सच एज़। और इसके अलावा हमारे पास ग्लूकोज, ये तो आपको पता ही है, सच एज़ ग्लूकोज जो कि ज़िंदा जानदारों में पाया जाता है, लैक्टोज एंड सक्रोज ETC, लैक्टोज एंड सुक्रोज। और ये वो चीज़ें हैं जो तकरीबन सारे के सारे ज़िंदा जानवरों के अंदर मौजूद होती हैं। और इसके अलावा आगे लिखा हुआ जी ETC, यानी इसके अलावा और भी कोई ऐसी शय जो ज़िंदा जानवरों के अंदर पाई जाए, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, इसके बाद हमारे पास इसको यूज़ कर सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एंड पॉइंट मालूम करने के लिए। किस चीज़ को मालूम करने के लिए? एंड पॉइंट को मालूम करने के लिए भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सके। हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड for the detection of एंड पॉइंट को मालूम करने के लिए भी इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पॉइंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एंड पॉइंट की डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
और लास्ट वाली चीज़ है जी हमारे पास इसको फंडामेंटल स्टडीज़ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इट इज़ यूज्ड फॉर फंडामेंटल स्टडी। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फंडामेंटल स्टडी के लिए। फंडामेंटल बुनियादी कहते हैं, फंडामेंटल स्टडीज़ इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में इसको फंडामेंटल स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिफ्थ इसकी एप्लीकेशन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी। इट इज़ यूज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सही, ये बात भी आपने याद रखनी है। इसके अलावा किसी चीज़ की प्योरिटी को मालूम करना हो तो हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, क्या कर सकते हैं, दिस टेक्निक इज आल्सो यूज्ड, दिस टेक्निक इज आल्सो यूज्ड फॉर द determination of प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी शय की प्योरिटी को मालूम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो प्योरिटी किस तरह मालूम होगी, ये हमारे पास एक ग्राफ बनता है, इसमें वो तकरीबन इस तरह का बन रहा होता है, इस तरह का। सही है, ये हमारे पास ग्राफ बनता है। अगर इसमें कोई प्योरिटी होगी तो आपका ग्राफ में भी ऊपर ज़्यादा जाके बने, इस तरह। सही, इस तरह ऊपर जाके बने, या में भी इससे छोटा बन जाए, यानी इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा जितना ये बना है। इससे या तो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। इससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से आपका ग्राफ छोटा या बड़ा हो, यानी कि जिसका जो हाफ पॉइंट है उससे आप किसी भी स्पीशी का अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर हाफ पॉइंट आपका चेंज हो जाता है या हाफ वेव पॉइंट चेंज हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई और चीज़ मौजूद है, यानी कि इम्प्योरिटीज़ वगैरह मौजूद होती हैं। यानी कि आप वोल्टेमोग्राम को यूज़ करके बता सकते हैं कि इसके अंदर प्योरिटी है, कितनी प्योरिटी है, इम्प्योरिटी भी कोई मौजूद है या नहीं है। सही, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।